Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment Faculty with Study IQ welcomes all of you to the platform of Study IQ। आप सब लोगों को पता है कि हमने एक लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था। लेक्चर सीरीज में क्या था, आपको ऑल थ्रू द ईयर जो भी करंट अफेयर्स थे पर्सपेक्टिव विद द डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो आपके कवर किए जा रहे थे। आपको पता ही है कि आपके प्रीलिम्स में काफ़ी थोड़ा सा टाइम रह गया है, इसलिए और करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस आपके प्रीलिम्स एग्जाम के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आज जो है वो मैं एक लेक्चर लेके आया हूँ, लेक्चर सीरीज का ही लेक्चर होगा जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। देखिए, वैसे तो ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी काफ़ी स्टैटिक सब्जेक्ट के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर हम ज्योग्राफी में नहीं देखते हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्लाइमेटिक फिनोमिनाज ऐसे होते हैं जो ऑल द ईयर हमारे हैपन्स आउट होते हैं, हमारे एग्जीक्यूट होते हैं और यूपीएससी काफ़ी बार वहाँ से आपके क्वेश्चंस उठाता है। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऑल थ्रू द ईयर आपको कौन से ऐसे फिनोमिनाज हुए हैं जो कि इस सेशन के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे सेशन और हमारे जो ऐसे फिनोमिनाज हैं वो कैसे हमारी ज्योग्राफी से कोरिलेट करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि आपका कोई भी आपका करंट का फिनोमिना होता है उससे स्टैटिक क्वेश्चन यूपीएससी उठा लेता है। तो इसलिए जो भी हमारे पास क्लाइमेटिक फिनोमिनाज हुए हैं, जो हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमिनाज हुए हैं, उन सब से कोरिलेट करके हम देखेंगे कि हम क्या स्टैटिक इन्फॉर्मेशन उनसे सीख सकते हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्लेस पे या उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक आता है उसको हम जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ वर्ड आप देख रहे हैं जियोमैग्नेटिक, मतलब ये कुछ रिलेशन किससे आता है, आपका मैग्नेटिज्म से। सबसे पहला सवाल कि अर्थ अपना मैग्नेटिज्म जो है वो पोजेस करता है। क्या अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फोर्स है? बिल्कुल, आप अर्थ का एक मैग्नेटिक फोर्स है। दूसरा सवाल आपके पास ये पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कि अर्थ का मैग्नेटिज्म जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल हैं हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल के साथ कोरिलेट करता है। मतलब आपका ऑब्वियसली एक मैग्नेट जो पोल होता है उसका अपना नॉर्थ पोल भी होता है, उसका साउथ पोल भी होता है। तो क्या अर्थ के मैग्नेटिक पोल का नॉर्थ और साउथ आपके जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ हैं उसके साथ में कोरिलेट करता है? क्या सेम ही एंगल पे है? तो सवाल होगा, आंसर होगा नो। हमारे अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो और आपके मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, राइट। तो ये हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बट देखते हैं कि ये चीज़ न्यूज़ में क्यों थी। एक्चुअली आपको पता ही है कि एलोन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, वो क्या करती है, वो भी आपके स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करती है। उन्होंने आपके जनवरी मंथ ऑफ 2022 में 49 सैटेलाइट को लॉन्च किया और अगले ही दिन उनमें से 40 सैटेलाइट जो हैं वो बर्न आउट हो गई। अब बर्न आउट क्यों हुए? उन्होंने अकाउंटेबिलिटी दी कि सोलर स्टॉर्म इसके लिए अकाउंटेबल है जिससे ये बर्निंग हुई है। तो चलिए देखते हैं कि ये सोलर स्टॉर्म क्या होते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानने की हम कोशिश करते हैं। तो सोलर स्टॉर्म क्या होगा? सोलर स्टॉर्म कुछ नहीं है, एक रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी है एसोसिएटेड विद सनस्पॉट। देखिए, सनस्पॉट क्या होते हैं? ये मोस्ट कोल्ड प्लेस होता है आपका सन पे। पहली बात तो ये कोल्ड प्लेस होता है। सन के ऊपर क्या होगा, ये डार्क स्पॉट या सन स्पॉट में बोलूं तो ये क्या होता है, कोल्ड प्लेस होता है आपके सन पे। वहां से क्या वो रिलीज होता है, आपका मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है। अब आपको भी पता है कि अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिज्म है और सन का भी अपना एक मैग्नेटिज्म है। ऑब्वियसली वो दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, जिसके चलते क्या होता है, सन के जो मैग्नेटिज्म है वो अर्थ के सरफेस तक इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता कि हमें पर्सनली हमारी लाइफ को हैम्पर कर सके। मतलब ये फैटली नेचर नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जब हम अर्थ के मैग्नेटिज्म से दूर चले जाते हैं, मतलब जब हम स्पेस में चले जाते हैं, चाहे हमारे वो एस्ट्रोनॉट्स हों, चाहे हमारे वो सैटेलाइट्स हों, सैटेलाइट भी स्पेस में जाते हैं, आपके एस्ट्रोनॉट भी स्पेस में जाते हैं, उस टाइम पे आपके जो सोलर स्टॉर्म्स हैं या मैग्नेटिक एनर्जी जो आपकी सन से आ रही है वो हमारे लिए फैटल इन नेचर हो सकती है, राइट। तो यही फैटल हुआ। ये फैटल किसके लिए हुआ? सैटेलाइट्स के लिए। 40 सैटेलाइट आउट ऑफ 49 वो बर्निंग हो गए, किसकी वजह से? सोलर स्टॉर्म की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। अब ये क्या करेगा, जैसे ही सोलर स्टॉर्म डेवलप होते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी आती है, ये डिस्टर्बेंस करती है किसके अंदर, आपके अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में। हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसको डिस्टर्ब करती है। आपने बचपन में गेम जरूर खेला होगा कि दो मैग्नेट को जब हम पास में लाते थे तो कई बार वो अट्रैक्ट करती थी, कई बार वो रिपेल करती थी। बस वही क्या था, आपका मैग्नेटिज्म या फिर आपका मैग्नेटोस्फीयर जो उस पर्टिकुलर आपके मैग्नेट का था उसको आप डिस्टर्ब कर रहे थे। बस इसी तरीके की डिस्टर्बेंस जो है हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म में भी देखने को मिल जाती है।
मैग्नेटोस्फीयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल सोलर एंड कॉस्मिक पार्टिकल्स रेडिएशन। ऑब्वियसली अगर हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमें प्रोटेक्शन मिलेगी किससे, आपके अर्थ के टुवर्ड्स आने वाले अदर मैग्नेटिक स्टॉर्म से, चाहे वो किसी भी प्लेनेट से आ रहे हों, बट ज्यादातर वो सन से ही आते हैं। द लार्जेस्ट स्टॉर्म्स दैट रिजल्ट इन दीज कंडीशंस आर एसोसिएटेड विद द कोरोनल मास इजेक्शन। देखिए एक फिनोमेना होता है कोरोनल मास इजेक्शन। ये कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, काफी लार्ज वॉल्यूम में मास का इजेक्ट आउट होना सन के कोरोना से। ये कोरोना क्या होता है, कोरोना है आउटर लेयर ऑफ सन। आउटर लेयर ऑफ सन से काफी सारे हीटेड पार्टिकल का इजेक्ट आउट होना ही कोरोनल मास इजेक्शन कहलाता है। इस टाइम पे आपका सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो डेवलप होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है इस टाइम पे डेवलप होता है जब आपका कोरोनल मास इजेक्शन होता है। चलिए तो बात करते हैं कोरोनल मास इजेक्शन की कि ये क्या चीज है कोरोनल मास इजेक्शन। तो क्या होगा, लार्ज इरप्शन होता है किसका, मैग्नेटाइज प्लाज्मा का फ्रॉम दी सन्स आउटर एटमॉस्फेयर। सन के आउटर एटमॉस्फेयर से लार्ज इजेक्शन ऑफ द प्लाज्मा जब देखने को मिलेगा तो आपका क्या होगा, ये कोरोनल मास इजेक्शन कहलाएगा। CME की बात करें तो इज वन ऑफ द मेन ट्रांजिएंट फीचर ऑफ सन, राइट। काफी फ्रीक्वेंटली जो है ये टेक प्लेस होता रहता है, कोरोनल मास इजेक्शन काफी फ्रीक्वेंटली होता रहता है। नोन टू बी फाउंड बाय एक्सप्लोजिव reconfiguration of solar magnetic field through the process of magnetic reconnection। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि देखिए अर्थ का जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो क्या वो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन चेंज होता है, यस बिल्कुल चेंज होता है। तो दूसरी अपोजिट बात आती है, क्या सन का भी मैग्नेटिक ओरिएंटेशन चेंज होता है, तो आंसर इज यस, सन का भी मैग्नेटिक ओरिएंटेशन चेंज होता है। और देखो सन से अच्छी बात क्या है कि 11 ईयर्स में सन का मैग्नेटिज्म रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब अगर आप इसको सिंपली समझना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, अगर मेरे पास कोई नॉर्थ साउथ टाइप की मैग्नेट यहाँ रखी है, इसको मैं साउथ नॉर्थ में रख दूं, अगर मैं ये कर दूं कि साउथ पोल इधर और नॉर्थ पोल इधर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। एवरी 11 ईयर्स में सन का मैग्नेटिक रिवर्सल होता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अर्थ का भी मैग्नेटिक रिवर्सल होता है, तो अगला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो यही होगा कि सर हाउ मच टाइम इट टेक्स कि अर्थ का मैग्नेटिक ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। देखिए अर्थ के मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, इट कैन बी 10,000 ईयर, इट कैन बी 21,000 ईयर एंड मैनी मोर। सो बेसिकली अर्थ का मैग्नेटिक ओरिएंटेशन चेंज होता है बट वो फिक्स नहीं है। सन का फिक्स है, एवरी 11 ईयर्स में ये मैग्नेटिक ओरिएंटेशन चेंज होता है। जब ये मैग्नेटिक ओरिएंटेशन चेंज होता है उस टाइम पे कोरोनल मास इजेक्शन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, आपके कोरोनल मास इजेक्शन की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। कोरोनल मास इजेक्शन आर लार्ज इजेक्शन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सन्स कोरोना। सो क्या होगा, आपका जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है उससे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओरिजिनेट होता है, कहां पे, आपके सन के कोरोना से, राइट। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है आपके अर्थ का और ये मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं, राइट। ये हमारा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इसके थ्रू आता है। अब इससे देखो क्या है, एक और फिनोमेना भी आपका एसोसिएट होता है सन से ही, वो होता है अरोरा। अरोरा क्या होते हैं, देखिए अरोरा हर एक साल ये टेक प्लेस होता है। अरोरा कोई नई चीज़ नहीं है, एवरी ईयर आप हर एक सीजन में अरोरा को देख सकते हैं। विंटर सीजन में ज़्यादा एसोसिएट करता है, लेकिन अरोरा सबसे पहली चीज़ ये किससे एसोसिएट करता है, ये पोलर रीजन से एसोसिएट करता है, पोलर रीजन से। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं एटमॉस्फेयर की बात करता हूं तो एटमॉस्फेयर की हाइट की जब बात की जाती है तो आपके पोलर रीजन में अर्थ के सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो कम होती है और आपके इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बन गया, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी अराउंड 18 किलोमीटर, यहाँ पे हाइट होती है अराउंड 8 किलोमीटर। तो क्या होगा, आपका जो ट्रोपोस्फियर है उसकी हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर का एक्सटेंशन पोल पे कम होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। रीजन आपको पता होना चाहिए, रीजन है इंसोलेशन। ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होगा, हीटिंग ज़्यादा होगी, हीटिंग ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आपका ज़्यादा कन्वेक्शन होगा। अपोजिट आपका पोल पे हीटिंग कम होती है, कन्वेक्शन भी कम होगा, तो राइजिंग ऑफ एयर पार्शल बहुत कम देखने को मिलेगा। तो अब क्या होता है, पोलवर्ड रीजन पे हमारे पास काफ़ी कलरफुल क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। क्या होता है, पोलवर्ड रीजन पे हमें काफ़ी सारे कलरफुल क्लाउड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। वही कलरफुल क्लाउड क्या कहलाते हैं, अरोरा कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ल्यूमिनस फिनोमेना ऑफ अर्थ upper atmosphere that occurs primarily in high latitude of both the hemisphere। दोनों हेमिस्फीयर के कहाँ होगा, आपका हाई लैटिट्यूड पे होता है और आपके क्या होगा, एक ल्यूमिनस फिनोमेना हम इसको कह सकते हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में टेक्स प्लेस होता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अरोरास को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरास को बोला जाता है अरोरा बोरेलिस। ठीक है, इसी के लिए मैं आपको मेनली बताना चाह रहा हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अरोरा होते हैं उनको अरोरा बोरेलिस बोला जाता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा होते हैं उनको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर के जो अरोरा होंगे उनको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाएगा, राइट। ये कुछ ऐसे कलरफुल क्लाउड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आप जब कनाडा जाएंगे तो आपको पता लगेगा, आप थोड़ा सा घूम के देखेंगे तो आपको ये इस टाइप के कलरफुल क्लाउड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो ये टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्शन का पॉइंट भी होता है, नॉर्दर्न पोल पे भी सदर्न पोल पे भी, बट कंट्रीज ज़्यादा नॉर्दर्न पोल पे हैं, इसलिए नॉर्थ पोल पे ज़्यादा ये पॉपुलर होता है। नेक्स्ट है वोल्केनिक इरप्शन इन टोंगा। तो टोंगा की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ क्यों था वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप टोंगा की लोकेशन देखेंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और इस साइड यहाँ कहीं हमें एक टोंगा आइलैंड देखने को मिलता है, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। अब इरप्शन हुआ है तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि टोंगा की तरफ वोल्केनिक इरप्शन हुआ क्यों है। आपको भी पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास दो प्लेट की इंटरेक्शन बाउंड्री होती है, और उसमें से अगर एक प्लेट पैसिफिक प्लेट है, दैट इज मतलब ओशियनिक प्लेट है, तो उस केस में हमारे पास सबडक्शन होता है, और अगर सबडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या देखने को मिलेगा, वोल्केनिज्म देखने को मिलेगा। अब यहाँ भी देखो कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, और ये मेरे पास एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है। इसके अलावा ये जो स्मॉल प्लेट आपको दिख रही है ये पैसिफिक, ये इंडोनेशिया प्लेट है, ठीक है, इंडोनेशिया की स्मॉल प्लेट है। आपको पता होना चाहिए हमारे पास 9 मेजर प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं और 11 माइनर प्लेट्स हैं। तो मेजर प्लेट और माइनर प्लेट दोनों का ही इंट्रैक्शन तो होता ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेजर प्लेट आपकी पैसिफिक है जो इंडोनेशियन प्लेट के साथ इंट्रैक्ट कर रही है, और क्योंकि सबडक्शन है इसलिए काफ़ी ज़्यादा वोल्केनिज्म देखने को मिल जाता है। तो टोंगा के अंदर आपका वोल्केनिज्म हुआ है। अब एक तो आपकी लोकेशन पे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बोल दिया जाएगा कि अटलांटिक ओशियन में है, या आपको बोल देंगे कि आपके नियर बाई टू साउथ अमेरिका है, पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो सारी स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। ये आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक के ऊपर देखने को मिल जाता है, नियर बाई टू ऑस्ट्रेलिया होगा। नियर बाई वाटर बॉडी की बात करेंगे तो ये कोराल सी आपकी एक वाटर बॉडी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए कंटेक्स्ट की बात करते हैं। तो टोंगा आइलैंड में क्या हुआ है, एक आपका रिंग ऑफ फायर रीजन होता है। टोंगा आइलैंड पे क्या है, रिंग ऑफ फायर रीजन है, और इस रिंग ऑफ फायर रीजन के ऊपर ही आपका वोल्केनिज्म हुआ है। अब देखिए सवाल सबसे पहले आता है कि ये रिंग ऑफ फायर क्या होता है, मतलब हम इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है ऐसा जिसकी वजह से हम इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। देखिए जब रिंग ऑफ फायर की बात आती है तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको पता लगेगा कि पैसिफिक प्लेट जो है इधर की साइड पे आपके किससे, इंडोनेशियन प्लेट से, फिलिपाइन प्लेट से इंटरेक्ट कर रही है, उल्टा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से भी इंटरेक्ट कर रही है। ऑन दैट साइड, दैट इज ईस्टर्न साइड पे आपकी नाजका प्लेट है, वहाँ से भी इंटरेक्शन हो रहा है, आपका कोकोस प्लेट है, वहाँ से भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो मतलब आपकी ऑल अराउंड द एरिया पैसिफिक प्लेट की इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि पैसिफिक प्लेट एक ओशियनिक प्लेट है, दैट्स वाई ओशियनिक प्लेट हैवी होती है और सबडक्शन होता है। अब सबडक्शन जब होगा तो ऑटोमेटिकली इनएविटेबल है आपका इरप्शन होना, वोल्केनिज्म आना। तो वोल्केनिज्म या इरप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जब वोल्केनिज्म ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इस रीजन को हमने क्या नाम दे दिया, रिंग ऑफ फायर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिंग ऑफ फायर किस प्लेट से एसोसिएटेड है, दैट इज पैसिफिक प्लेट, और टोंगा आपके रिंग ऑफ फायर रीजन के ऊपर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रिंग ऑफ फायर रीजन देखने को मिलता है। रिंग ऑफ फायर इज कन्वर्जेंट बाउंड्री ऑफ पैसिफिक एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। रिंग ऑफ फायर क्या होगा, आपका एक कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलती है। रिंग ऑफ फायर रीजन पे मुझे एक कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलती है, और कन्वर्जेंट बाउंड्री किसकी होगी, ऑफ पैसिफिक एज वेल एज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पैसिफिक की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इंटरेक्शन होती है। 90% वर्ल्ड अर्थक्वेक की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कहाँ पे आते हैं, हमारे पास रिंग ऑफ फायर रीजन के अंदर ही आते हैं, जिसमें से 80% जो है वो हाई एम्पलीट्यूड के अर्थक्वेक होते हैं। मैग्नीट्यूड काफ़ी हाई होता है आपका। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो उसको हम रिक्टर स्केल से उसकी मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, राइट। क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक की किससे मेजर करते हैं, हम रिक्टर स्केल से हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। ठीक है, रिक्टर स्केल से हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। फिलिपाइन सी प्लेट्स एंड द कोकोस एंड नाजका प्लेट आर आल्सो इंटरेक्ट द रिंग ऑफ फायर। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिलिपाइन प्लेट और आपका कोकोस और नाजका प्लेट ये भी क्या करती हैं, ये माइनर प्लेट्स हैं, ये भी क्या करती हैं, आपके इंटरेक्ट करती हैं किसमें, रिंग ऑफ फायर रीजन में। मैं अभी आने वाली स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा इनकी लोकेशन कहाँ पे है, राइट। Ring of fire is the result of subduction of oceanic plate beneath the lighter continental plate. Obviously, ये मेरे को उम्मीद है कि आप सबको पता होगा कि कॉन्टिनेंटल प्लेट क्योंकि वो सियाल की बनी होती हैं इसलिए वो लाइट होती हैं,
और आपकी ओशियनिक प्लेट क्योंकि सीमा की बनी होती है इसलिए वो क्या होती हैं आपकी हैवी प्लेट्स होती हैं। तो सियाल और सीमा के बीच में ये इंटरेक्शन मेरा देखने को मिल जाता है। देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा आपके पास 7 मेजर प्लेट्स हैं, जिसमें पहली मेजर प्लेट ये आती है, दूसरा वाला ये है, थर्ड, फोर्थ, इंडो ऑस्ट्रेलियन, फिफ्थ, पैसिफिक वन, सिक्स्थ। ठीक है, क्या छूट गया? ओ, एंटार्क्टिक, सेवंथ। ठीक है, दीज आर मेजर प्लेट्स। उसके बाद में आपको काफ़ी सारी प्लेट हैं जो माइनर प्लेट में आ जाती हैं। 11 प्लेट हैं, जैसे जुआंडी फू का प्लेट है, आपका कोकोस प्लेट है, नाजका प्लेट है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था उसमें मैंने आपके पास फिलीपाइन की कोकोस प्लेट और नाजका प्लेट की बात की है। तो आपका क्या होगा, ये कोकोस और नाजका प्लेट है, और आप इस साइड पे आएंगे तो आपका ये देखने को मिलेगा फिलीपाइन सी प्लेट है। तो इन सब की इंट्रोडक्शन ही आपके साथ पैसिफिक के साथ देखने को मिलेगी। और क्योंकि पैसिफिक हैवी है इसलिए क्या होता है, सबडक्शन होता है, और ये पूरा रिंग ऑफ फायर रीजन, यहाँ तक आपका रिंग ऑफ फायर रीजन, ये पूरा आपका उस सर्कल से यहाँ तक आएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका रिंग ऑफ फायर रीजन कहलाएगा। ठीक है, और टोंगो आपका वहीं का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी के साथ एक आपके पास इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज करने की बात भी आई थी। रिसेंटली इंडोनेशिया ने क्या हुआ, इवन जनवरी के अंदर उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में इसको अप्रूव भी कर दिया कि यस हम हमारी कैपिटल को चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अपनी कैपिटल को चेंज किया है, तो दैट इज इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की पहले कैपिटल क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया की पहले कैपिटल थी जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की पहले कैपिटल क्या थी, जकार्ता थी। अब वो एक न्यू सिटीज की तरफ जा रहे हैं जो कि किस आइलैंड पे है, बोर्नियो आइलैंड पे देखने को मिलेगी। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड पे देखने को मिलेगी नई सिटी का नाम क्या होगा, नुसांत्रा। नुसांत्रा सिटी का नाम है जो कि न्यू कैपिटल होगी, और जकार्ता आपकी पुरानी कैपिटल थी किसकी, इंडोनेशिया की। ऐसे काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ही अपनी कैपिटल्स को चेंज किया है। देखिए काफ़ी सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से कैपिटल चेंज होती हैं। उसमें एक पॉपुलेशन भी एक रीजन हो सकता है, आपका बेटर अरेंजमेंट जो है वो एक रीजन हो सकता है प्लांट वे में वो डेवलप नहीं हुई हो, या फिर हो सकता है जैसे यहाँ पे रीजन है कि वो काफ़ी लो लैंड है एरिया है। अब जो लो लैंड एरिया है तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो रहा होगा, कुछ टाइम के बाद में ये माना जा रहा है कि जकार्ता बिल्कुल क्या हो जाएगा, वाटर से फिलअप हो जाएगा, मतलब आपके अंडर वाटर सबमर्ज हो चुका होगा। तो इसलिए क्या होगा, काफ़ी सारा नुकसान होगा। उससे बेटर हम क्या करें, धीरे धीरे अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लें। चलिए जकार्ता की जहां तक बात करते हैं तो जकार्ता क्या है, जावा आइलैंड पे था। ठीक है, तो आपको दो चीजें यहां से पता लगी हैं, जकार्ता पुरानी कैपिटल थी जो कि जावा आइलैंड पे थी, और नई कैपिटल बोर्नियो आइलैंड पे है जिसका नाम है नुसांत्रा। ठीक है, हैज बीन स्लोली सिंकिंग, ये क्लेम किया जा रहा है कि 2050 तक वो कंप्लीटली सिंक हो चुकी होगी। देखिए ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। जब से इंडोनेशिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब से ही उसकी कैपिटल क्या थी, जकार्ता थी। लेकिन अभी इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल राइज हो रहा है, जिससे चलते हमें पता लगता है कि जकार्ता आपकी 2050 तक क्या हो जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी। जकार्ता हैज सफर्ड फ्रॉम द रेंज ऑफ अर्बन प्रॉब्लम्स फ्रॉम द ओवर क्राउडिंग टू पॉल्यूशन। हाँ ये भी प्रॉब्लम है, एसोसिएटेड है, बट हाँ सबसे मेन रीजन जो आपका देखने को मिल रहा है वो लो लैंड की वजह से उसका स्वैम्पी लैंड मास है। थोड़ा सा आप लोकेशन पे फोकस करें क्योंकि ज्योग्राफी के लिए लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आपका सवाल आता है जावा आइलैंड का, तो ये आपका जावा आइलैंड है और यहाँ पे आपके जकार्ता कैपिटल देखने को मिल रहा था। अभी कहाँ हो गया, अभी हमारा बोर्नियो आइलैंड पे हम जा चुके हैं और न्यू कैपिटल यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शिफ्टिंग होगा। तो इन बिटवीन एक वाटर बॉडी ही हमारे पास आती है जिसको आप याद रखेंगे, जिसका नाम क्या है आपका जावा सी। ठीक है, अपर पार्ट जो है ये वाला पार्ट मलेशिया का पार्ट है और ये आपका आ जाता है साउथ चाइना सी वाला पार्ट। ठीक है, ये रीजन आपका साउथ चाइना सी का रीजन आ जाता है। तो आपको सिंपली एक लोकेशन का आइडिया यहाँ पे लग गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट अभी साइक्लोन आसानी। देखो काफी सारे साइक्लोन आपको भी पता है कि डेवलप होते हैं। ठीक है, काफी सारे साइक्लोन जो है वो फ्रीक्वेंटली डेवलप होते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार हमें ये पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर साइक्लोन स्ट्राइक विद दिस पर्टिकुलर प्लेस, कि नॉर्थ में हुआ था, साउथ में हुआ था, वेस्ट में हुआ, ईस्ट में हुआ, या फिर पैसिफिक ओशियन में डेवलप हुआ। ये सब चीज़ें यूपीएससी कई बार पूछ लेता है क्योंकि आपको पता है देखिए साइक्लोन काफ़ी सारे तो आते हैं लेकिन कुछ साइक्लोन ऐसे होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड, जिनका स्टॉर्म, जिनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार वो फ्लडिंग कंडीशन को लीड करते हैं, अनह्यूमनिस्टिक कंडीशंस एस्टेब्लिश हो जाती हैं, काफ़ी सारी डेथ हो जाती हैं, काफ़ी सारे माइग्रेशन देखने को मिलते हैं। बस इन्हीं के चलते यूपीएससी वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यूज़ में क्या था, साइक्लोन आसानी। देखिए तो काफ़ी अभी न्यूज़ में था, मार्च के अंदर ही न्यूज़ में था। साइक्लोन आसानी की अपडेट जो है दी जा रही थी कि साइक्लोन आसानी जो है आंध्र प्रदेश के कोस्ट से टकराने वाला था, पर धीरे धीरे वो वीक हो चुका था। टकराया तो था लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उस टाइम पे उतनी ज़्यादा नहीं थी। क्योंकि ये मोस्ट रिसेंट है इसलिए मैंने इसको कवर किया है, लेकिन हाँ मैंने आपको सारे जो साइक्लोन्स हैं जो इंपॉर्टेंट आए हैं वो भी कवर किए हैं, मैं आपको धीरे धीरे उसको बताऊंगा।
देखिए, साइक्लोन आसानी की बात करते हैं तो न्यूज ये थी कि साइक्लोन आसानी हैज वीकन इन द डिप्रेशन इनटू द कोस्टल आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में साइक्लोन आसानी आया था। तो चलो आप इतना तो याद रखेंगे, आसानी आंध्र प्रदेश से आया था। ए स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश, आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, ए एस से आसाम को कोरिलेट मत कर देना, आसानी मतलब आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब सवाल ये आता है कि यार ये नेमिंग ऑफ साइक्लोन कौन करता है। ठीक है, क्योंकि ये नेमिंग ऑफ साइक्लोन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जब आपके साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में डेवलप होता है तो साइक्लोन की नेमिंग कौन करता है? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, आई होप किसी ने एक बार पूछा हुआ था कहीं पे लाइव चैट के अंदर, मैंने ध्यान नहीं दिया था। IMD पूछना चाह रहा था कि क्या है। IMD जो है हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ये क्या करता है, हमारी जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, जो वेदर फिनोमिनाज टेक्स प्लेस होते हैं, ये सारे IMD ही बताता है। और IMD ही हमारे पास जैसे हीट वेव को डिक्लेयर करना है या कोल्ड वेव को डिक्लेयर करना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? IMD करता है। तो ये हमारी एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि हमारी मेट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्टडीज होती हैं वो IMD करता है। ठीक है, अब हमारे पास देखो IMD अकेली अथॉरिटी ऐसी नहीं है। IMD को भी किसी ने डेजिग्नेट किया है। किसने? WMO ने। क्या है, हमारे पास एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो अकाउंटेबिलिटी इस बॉडी की है कि ये साइक्लोन की नेमिंग करे। कारण ये है, लेट्स से बे ऑफ बंगाल में कोई साइक्लोन डेवलप हुआ, क्या जरूरी है वो इंडिया से स्ट्राइक करेगा? नॉट नेसेसरी। हो सकता है वो म्यांमार की तरफ चला जाए, हो सकता है वो किसी और नेशन की तरफ चला जाए, हो सकता है वो इंडोनेशिया की तरफ मूव करे। सो सवाल ये आता है कि फिर इंडिया इसकी नेमिंग क्यों करेगा? इसलिए अगर वो इंडिया से स्ट्राइक करता है तो ठीक है, हम नेमिंग कर भी देंगे, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो फिर हम नेमिंग क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि WMO ने इंडिया को, IMD को डेजिग्नेट किया है एज अथॉरिटी कि आप बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो भी साइक्लोन डेवलप होते हैं आप उनके ऊपर नेमिंग का काम करेंगे। और हमने भी एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम IMD के अकॉर्डिंग नेमिंग मानते हैं। तो क्या होगा? IMD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग साइक्लोन स्टॉर्म्स फॉर्म्ड ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी व्हेन दे आर रीचिंग टू रिलेवेंट इंटेंसिटी। अब ऐसा नहीं है कि साइक्लोन छोटा सा डेवलप हुआ बस नेमिंग कर दो, नहीं, वो रिलेवेंट इंटेंसिटी तक जाना चाहिए ताकि उसको कवर किया जा सके। एक्चुअली क्यों नेमिंग करते हैं हम, इसके नामकरण क्यों करते हैं? ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा पैदा हुआ और नामकरण जरूरी है। नेमिंग इसलिए की जाती है ताकि हम क्या कर सकें, जो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ बताई जाएंगी, अपडेट्स दी जाएंगे साइक्लोन के रिलेटेड, वो उसमें कंफ्यूजन ना हो। लेट्स से एक ही टाइम पे आपके अरेबियन सी में भी साइक्लोन डेवलप हुआ और उसी टाइम पे आपके बे ऑफ बंगाल में भी साइक्लोन डेवलप हुआ। अब कैसे अपडेट देंगे कोई भी न्यूज़ चैनल? क्योंकि लोकल लोगों को अपडेट देना तो बहुत जरूरी है ताकि वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। तो क्या होगा, हम क्यों ना दोनों को नेम रखते हैं और नेमिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। तो इसलिए नेमिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो IMD उसकी नेमिंग करता है। रीजनल स्पेशलिस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैव बीन रिस्पांसिबिलिटी फॉर द असाइनिंग ऑफ द नेम ऑफ द साइक्लोन। आपके जो रीजनल सेंटर्स होते हैं, जैसे WMO ने क्या किया, IMD एक रीजनल सेंटर है, उसको आपकी अथॉरिटी डेजिग्नेट कर दिया कि आप साइक्लोन की नेमिंग करेंगे। देयर आर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स एग्जिस्ट इंक्लूडिंग IMD को मिला के हमारे पास 6 रीजनल हमारे पास क्या होते हैं, मेट्रोलॉजिकल स्पेशलिस्ट सेंटर जो है वो एग्जिस्टेंट में है। तो हो सकता है UPSC पूछ ले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टोटल में 6 हमारे पास रीजनल सेंटर्स हैं, जिनमें से IMD एक हमारा आता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब देखो थोड़ा सा आप जो साइक्लोन आसानी है उसकी डेवलपमेंट देख सकते हैं। साइक्लोन आसानी कहीं यहाँ पे डेवलप हुआ था और उसका पाथ ये होने वाला था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आया ये आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न कोस्ट से स्ट्राइक हुआ, उसके बाद वो डिसिपेट हो गया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान उसका देखने को नहीं मिला था। अब देखो साइक्लोन आसानी ही अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा जो साइक्लोन्स है वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और एक और कंडीशन जिसपे UPSC काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है वो क्या है, वो ये भी पूछ सकता है कि साइक्लोन की डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। देखिए साइक्लोन की डेवलपमेंट के लिए 3 कंडीशन बहुत जरूरी होती हैं। क्या होगा, एक तो लो प्रेशर ओवर द ओशियन सरफेस होना चाहिए। मतलब देखो ओशियन सरफेस लिखा है, मतलब जरूरी है कि वाटर बॉडी ही होगी, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो नेसेसरी क्या हो गया, आपका वाटर बॉडी का होना नेसेसरी हो गया है। तो पहली चीज तो आपकी वाटर बॉडी होनी चाहिए और उसके पास क्या होना चाहिए, लो प्रेशर कंडीशंस होनी चाहिए। दूसरा, आपका मिनिमम टेम्परेचर जब वाटर बॉडी की बात करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। थर्ड थिंग क्या आती है, कोरिलेसिस फोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। कोरिलेसिस फोर्स जो है वो भी आपका प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये 3 चीजें मेरे पास आती हैं, आपका वाटर बॉडी हो लो प्रेशर के साथ, आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिले और मेरे पास कोरिलेसिस फोर्स होना चाहिए। कुछ लिस्ट ऑफ साइक्लोन दिए हुए हैं, जैसे साइक्लोन जवाद आया था जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से स्ट्राइक हुआ। इसके अलावा साइक्लोन गुलाब आया था जो कि आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग उड़ीसा रीजन से स्ट्राइक हुआ। इसके अलावा ताउते साइक्लोन आया था जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के साथ स्ट्राइक हुआ, मतलब अरेबियन सी में आया था। यस साइक्लोन अगेन बंगाल और उड़ीसा में स्ट्राइक हुआ था। आम्फन साइक्लोन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हुआ है।
केआर साइक्लोन है जो वेस्टर्न इंडिया, ओमान, यूएई की तरफ आपका स्ट्राइक हुआ था। इसके अलावा फानी साइक्लोन था जो उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट के अंदर टकराया था, और साइक्लोन बुलबुल था जो कि आपका साइक्लोन बुलबुल देखने को मिला था आपके वेस्टर्न कोस्ट के अंदर। तो ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। यहाँ पे सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो आप ये क्या करेंगे, इस साइक्लोन के नाम याद रखेंगे और इनके रीजन्स को भी याद रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूछा जा सकता है ये आपके बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ है या फिर आपके किस में डेवलप हुआ है, अरेबियन सी में। ये स्टेट याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं पूछेगा यूपीएससी के गुजरात से स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ था, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा, बट हाँ ये पूछ सकता है कि अरेबियन सी की तरफ डेवलप हुआ या बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो आप ये लिस्ट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई इंडियन ओशियन डाइपोल की। अब ये इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है, क्योंकि ये भी न्यूज में था, इसलिए आपका इंडियन ओशियन डाइपोल को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडियन ओशियन डाइपोल काफ़ी हद तक हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किस टाइप की इंडिया में मॉनसून देखने को मिलेगी। चलिए अब देखो यहाँ वर्ड हुआ है डाइपोल। डाइपोल का क्या मतलब होता है, डाइपोल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के दो पोल होना। डाई का मतलब दो और पोल है तो दो पोल होंगे, तो किसी भी चीज़ के दो पोल की एग्जिस्टेंस होना ही डाइपोल कहलाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ के क्या होना, दो पोल होना, वही क्या कहलाता है आपका डाइपोल कहलाता है। तो यहाँ पे आपके क्या है, इंडियन ओशियन डाइपोल है। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है। चलिए ये क्या है, एक फंडामेंटल ड्राइवर है किसके लिए, आपका मॉनसून सिस्टम ऑन दी अर्थ। अर्थ के ऊपर जो मॉनसून सिस्टम है उसके लिए फंडामेंटल ड्राइवर क्या है, आपका इंडियन ओशियन डाइपोल। आपको ये तो पता ही है कि आपके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स आता है अर्थ का, वो कहाँ से आता है, सोलर हीटिंग ऑफ द लैंड की वजह से। आपको पता है कि भाई सोलर हीटिंग होती है। मॉनसून हमारा कैसे एस्टेब्लिश होता है, जैसे ही सोलर हीटिंग होती है वैसे ही आपका क्या होता है, आपका इंसुलेशन देखने को मिलता है, आपकी लैंड मास हीटअप हो जाता है, और लैंड मास हीटअप होने की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक आपका विंड फ्लो करता है। देखिए मॉनसून को अगर आपने डिटेल में जानना है तो मैंने आपको हमारी जो स्टडी आईक्यू की जो बुक है, स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, उसकी डिस्कशन जो है वो डेली आती है आपके पास में। परसों की पार्ट में बोलूंगा कि इंडियन मॉनसून को मैंने डिस्कस किया है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया है। बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे से ज्योग्राफी का कवरेज वहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए आईओडी क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। ईस्टर्न इंडियन ओशियन का मतलब क्या है, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, और वेस्टर्न इंडियन ओशन का मतलब अरेबियन सी वाला रीजन। एक्चुअली क्या होता है आपका, मैं एग्जैक्टली बे ऑफ बंगाल नहीं बोलना चाह रहा, मैं ये बोलूंगा कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट है वो वेस्टर्न साइड में, दैट इज अरेबियन सी, और इक्वेटोरियल पार्ट में इंडियन ओशन बोल सकता हूँ कि इंडियन ओशन जो आपके इंडोनेशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखने को मिलता है वो वाला पार्ट। तो वहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिलता है उससे आपका इंडियन ओशन डाइपोल डेवलप होता है। अब देखो डाइपोल है तो ऑब्वियस सी बात है दो अपोजिट पोल होंगे। ऐसा तो नहीं होता एक मैग्नेट और दोनों ही नॉर्थ पोल है या दोनों ही साउथ पोल है, नहीं, एक नॉर्थ होता है तो एक साउथ होता है। ऐसे ही आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर की कंडीशन एस्टेब्लिश हो रही है, और आपको पता है कि टेम्परेचर से क्या कोरिलेट करता है, प्रेशर। तो मैं ये कह सकता हूँ जो आपका इंडियन ओशन डाइपोल है उसमें और कुछ नहीं है, एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर कंडीशन है। वन साइड लो प्रेशर होगा, दूसरी साइड हाई प्रेशर होगा, बस यही कंडीशन इंडियन ओशन डाइपोल कहलाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियन ओशियन डाइपोल को हम दो पार्ट में देखते हैं, एक होता है इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव और एक होता है इंडियन ओशियन डाइपोल नेगेटिव। देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है। अगर मेरे पास पॉजिटिव आईओडी है, आईओडी मतलब इंडियन ओशियन डाइपोल, तो फिर क्या होगा, ईस्टर्न साइड कूल रहेगी, ठीक है, ईस्टर्न साइड क्या रहेगी, कूल रहेगी, और वेस्टर्न साइड क्या रहेगी, वार्म रहेगी। थोड़ा डायग्राम को देखें तो आपको पता लगेगा। देखिए ये जो है आपका ये पॉजिटिव आईओडी की कंडीशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कूल है आपका ये वाली साइड, ये वाली साइड कूल है तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर होगा, ये वाली साइड वार्म है तो ये लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड ब्लो करेगी। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि रेनफॉल यहाँ पे हो, भाई हमें तो ये फायदा होगा ना, रेनफॉल यहाँ होगी तो हमें फायदा होगा, यहाँ अगर रेनफॉल हुआ तो उसका हमें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम पॉजिटिव आईओडी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अगर कोई बेनिफिशियल चीज़ है उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। दैट्स वाई हाई प्रेशर यहाँ होगा तो यहाँ पे रिडक्शन इन रेनफॉल होगा, तो ये ड्राई कंडीशन होगी, तो यहाँ ड्राइनेस हो, यहाँ वेटनेस हो, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव आईओडी बोलते हैं। उसके अपोजिट मेरे पास कंडीशन होती है नेगेटिव आईओडी की, अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी। अब क्या होगा, ईस्टर्न साइड वार्मर हो जाएगी और आपकी वेस्टर्न साइड कूल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे फिर से डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ये साइड वार्म हो गई है तो लो प्रेशर बन गया, ये साइड कूल हो गई तो हाई प्रेशर बना। अब क्या होगा, यहाँ पे एयर सिंक करेगी, यहाँ से एयर राइज करेगी, तो ये पैटर्न देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे रेनफॉल होगा। तो इस बार क्या हुआ है, जब आपका नेगेटिव आईओडी होता है, अब याद कैसे करेंगे, ठीक है, अब आपका जब नेगेटिव आईओडी होगा तो आप ये समझना कि इंडिया की तरफ रेनफॉल ना होगी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ रेनफॉल होगा। ऑस्ट्रेलिया पे रेनफॉल होने का मतलब लो प्रेशर,
इंडिया में रेनफॉल होने का मतलब लो प्रेशर इंडिया की साइड पे। तो आपका जब लो प्रेशर की कंडीशन एस्टैब्लिश करनी हो तो पॉजिटिव आईओडी मतलब हाई प्रेशर ऑस्ट्रेलिया, लो प्रेशर एट इंडिया, ऑन दैट साइड लो प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड हाई प्रेशर ऑन इंडिया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपका देखने को मिल जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव आईओडी का, इंडियन ओशियन डाइपोल्स का, राइट। चलिए अब देखिए साइक्लोन को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा एक हमारे पास टाइफून भी आया था जिसका नाम था टाइफून राई। अब ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को इस एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट लगा कि साइक्लोन अगर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो हो सकता है यूपीएससी आपको टाइफून के बारे में, हुरिकेन्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ ले, आपको एटलीस्ट लोकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, टाइफून राई जो है इज नोन इन द फिलीपाइन एज अ सुपर टाइफून ऑडिट। हाँ, ऑडिट, सुपर टाइफून ऑडिट भी नाम दिया गया था इसको, तो आप कंफ्यूज मत होना, राई हो या ऑडिट हो सेम चीज है। क्या होगा, इट वॉज ए पावरफुल एंड कैटास्ट्रॉफिक ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट स्ट्राइक्स द फिलीपाइन इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में ये साइक्लोन आपका फिलीपाइन कोस्ट से टकराया था, साउथ चाइना सी के अंदर ये डेवलप हुआ था। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके बारे में तो चांसेस कम है, लेकिन हाँ जनरल एस्पेक्ट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए जब हम साइक्लोन की बात करते हैं तो आपके इंडियन ओशन में जो आपके डेवलपमेंट होता है लो प्रेशर सेल्स का, उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। लेकिन आपको पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन डेवलप होते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन सिर्फ इंडियन ओशन में तो नहीं है, साउथ चाइना सी में भी है, आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर भी है, तो ये भी तो आपके ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ पे भी तो साइक्लोन डेवलप होते होंगे। हाँ बिल्कुल होते हैं, सेम कंडीशन से ही होते हैं। और जो मैंने बताया था आपको कि लो प्रेशर कंडीशन, हाई टेम्परेचर और कोरोलिसिस फोर्स, इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपके साइक्लोन की डेवलपमेंट के लिए, तो बिल्कुल वहाँ पे भी यही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। बट क्या होता है लोकली यहाँ पे जो इंडियन ओशन में जिस कंडीशन को हम साइक्लोन बोलते हैं वही साउथ चाइना सी के अंदर टाइफून कहलाती है। कंडीशन सेम है, एस्टेब्लिशमेंट सेम है, प्रोसीजर भी सेम है और आपकी कॉन्सिक्वेंसेस भी सेम है, लेकिन वहाँ पे उसको टाइफून नाम दिया जाता है। और ऐसे ही आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन के अंदर इसको हुरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर हुरिकेन्स आते हैं, टाइफून आते हैं और उनकी एस्टेब्लिशमेंट की कंडीशन अगर पूछी जाती हैं तो वो भी सेम रहेंगी जैसी कि कंडीशन आपके किसके लिए थी, साइक्लोन डेवलपमेंट के लिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा साउथ चाइना सी के बारे में भी आप देख सकते हैं। साउथ चाइना सी के नीचे वाला पार्ट मलेशिया है और ये आपका इंडोनेशिया का वाला पार्ट है जो कि ब्रूनी आइलैंड के अंदर आता है, जहाँ पे आपकी कैपिटल शिफ्ट हो रही है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ठीक है। इधर की तरफ मलेशिया है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड आता है। आपको पता होना चाहिए थाईलैंड भी एक आपके क्या है, ओपन है। सिर्फ इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मैं बात करता हूँ कंट्रीज की, तो मेरे पास लाओस अकेली ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाकी सारे कंट्रीज, थाईलैंड हो गया आपका, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, ये वियतनाम हो गया और मलेशिया हो गया, ये सारे क्या हैं कंट्रीज ओपन टुवर्ड्स सी। ये सारे कंट्रीज क्या हैं, ओपन टुवर्ड्स सी हैं। और अकेली कंट्री आपकी लाओस है जो कि क्या आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो आप याद रखना, भूल जाओगे तो कैसे याद रखोगे, LA लाओस, LA से ही लैंड होता है, तो लैंडलॉक्ड सिर्फ कौन है, लाओस है, इसके अलावा कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। हो सकता है आपको यूपीएससी ऐसे कंफ्यूज कर देगा कि साउथ चाइना सी की तरफ आपका लाओस ओपन होता है, आप इमेजिनेशन करेंगे भूल जाएंगे। आप भूलना मत, लैंडलॉक्ड कंट्री है लाओस, ठीक है। चलिए अब देखो एक कंडीशन और आती है एलिनो और लालिनो की। ये भी समझ लेते हैं कि एलिनो और लालिना की कंडीशंस को कैसे प्रिवेल करती, कैसे हमारे पास ये कंडीशन एस्टैब्लिश होती है। देखिए एलिनो की कंडीशन क्या होती है, हमारे लिए अनफेवरेबल होती है, यहाँ पे रेनफॉल हमारा कम हो जाता है। लालिनो की कंडीशन क्या होती है, हमारे लिए फेवरेबल, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। चलिए इसको सिंपल वे में समझते हैं। क्या कंडीशन है, देखिए आप जब पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो मोर और लेस जेन्युइनली क्या होता है आपका, मतलब इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपका जो ईस्टर्न पैसिफिक है वो कूल रहता है और वेस्टर्न पैसिफिक वार्म रहता है, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वेस्टर्न पैसिफिक वार्म रहेगा और ईस्टर्न पैसिफिक कूल रहेगा। बट क्या होता है, एलिनो जब कंडीशन आती है तो अपोजिट सिचुएशन होती है, यहाँ पे वार्मनेस आ जाती है और यहाँ पे कूलनेस आ जाती है। अब क्योंकि कूल यहाँ पे है, वार्म वहाँ पे है, तो यहाँ क्या होगा, आपकी जो विंड है वो उधर की तरफ डाइवर्ट करेंगी। तो जो विंड आपका डाइवर्जन किधर होना था, इंडिया की तरफ, वो विंड डाइवर्जन कहाँ होता है आपके साउथ अमेरिका की तरफ, जिसके चलते हमारे यहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम होता है। ये कंडीशन एल नीनो की कंडीशन होती है। उसके अपोजिट बात करूं, यहाँ लो प्रेशर और वहाँ हाई प्रेशर की कंडीशन, तो मेरे पास ला नीना की कंडीशन आती है। देखिए यहाँ से मैं एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ, एक एल नीनो मोडोकी भी होता है।
ये जो मोडोकी वर्ड आता है, जब अगर आपके एग्जाम में एल नीनो पूछा तो आप बोल देंगे कि ईस्टर्न साइड पे लो प्रेशर है। यहाँ पे देखो आप समझा इसको, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि पैसिफिक पे ईस्टर्न साइड पे लो प्रेशर होगा या वेस्टर्न पे। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे वर्ड इटसेल्फ है एल नीनो ईस्टर्न लो, ठीक है। ईस्टर्न लो आप यहाँ से कोरिलेट कर लेंगे इसको। ईस्टर्न पे क्या है आपका लो प्रेशर है, ईस्टर्न पैसिफिक पे लो प्रेशर है, एल नीनो है, ठीक है। अब ला नीना तो अपोजिट होगा ही, आप अपने आप कोरिलेट कर लेंगे। लेकिन जब मोडोकी वर्ड आता है तो मोडोकी वर्ड का मतलब होता है सेंटर पे लो प्रेशर। मोडोकी वर्ड जब होगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ पैसिफिक पे क्या होगा, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर सेंटर पे होगा। अब आपको पता है लो प्रेशर पे एयर क्या करती है, अपलिफ्ट करती है। तो अब एल नीनो की कंडीशन में यहां से एयर अपलिफ्ट हुई, यहां एयर आके सिंक करती है, एक सिंगल साइकिल बनता है। लेकिन जब मोडोकी की कंडीशन होती है तो क्योंकि बीच में लो प्रेशर बनेगा, यहां से विंड राइज करेगी और दोनों डायरेक्शन में जाके सिंक करेगी, इसलिए एक डबल साइकिल की फॉर्मेशन आपके मोडोकी में होती है, ठीक है। आपके डबल साइकिल की फॉर्मेशन मोडोकी में देखने को मिलेगी। तो एल नीनो मोडोकी में यहाँ पे बताऊं अगर आपको, तो वो क्या होगा, मिडल में लो प्रेशर डेवलप होगा और उस केस में डबल साइकिल फॉर्मेशन होगी आपके किसकी, विंड ट्रांसफर की मैं बोल सकता हूं, एनर्जी ट्रांसफर की बोल सकता हूं, या मॉइस्चर ट्रांसफर की बोल सकता हूं। तो ये आपका एल नीनो या ला नीना कंडीशन होती है। हाँ देखो आजकल एक और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, इवन हमारे पार्लियामेंट में भी डिस्कशन आया कि हमें डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं, इंडिया में तो वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनमें डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। चलिए समझते हैं कि ये डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए आप बचपन में आपने ये तो महसूस किया होगा, जब आप स्कूल जाते थे तो आपका स्कूल गर्मी के टाइम पे 8 AM पे लगता था, और बाद में जब सर्दियाँ आती थी हम ये कह देते थे, आपके टीचर्स ये अनाउंस करते थे कि अब से स्कूल जो है 9 AM पे आना है आपको। आपको पता है इसका रीज़न क्या था? हाँ आपको लगा होगा कि रीज़न ये है कि बच्चों को ज़्यादा ठंड लग जाएगी, इसके चलते हम क्या कर देते, थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देते हैं। हाँ रीज़न तो कुछ ऐसा भी था, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी था कि डे लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जा सके। आपको पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, जिसके चलते क्या होगा, अगर बच्चे 8 बजे स्कूल आ गए तो क्या होगा, हो सकता है वहाँ पे अंधेरा हो और बच्चे पढ़ने की कैपेबिलिटी ना रख पाएं, ठीक है। इसके चलते क्या हुआ, थोड़ा सा लेट करेंगे, सनलाइट आएगी, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, बस यही डे लाइट सेविंग होती है। देखिए अगर मैं अपने आवर्स को, अर्ली आवर्स को, मतलब अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उसको कुछ ऐसा रखूँ कि डे लाइट का मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ, तो उस केस में ऑब्वियसली हम काफ़ी सारी लाइट को बचा सकेंगे, काफ़ी सारी एनर्जी को बचा सकेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, डे लाइट सेविंग। इसके चलते क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं, जैसे ही आपकी विंटर आती है वो अपनी घड़ी को 1 घंटा पीछे कर लेते हैं। गवर्नमेंट उनकी अनाउंस करती है कि आप उस डेट से अपनी घड़ी को 1 घंटा पीछे कर लो। अब सब लोग जब पीछे कर लेंगे तो सब लोगों के लिए यूजुअल टाइम है। तो ये कुछ वैसा ही है, हमारे यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता था कि 8 बजे की बजाय 9 बजे आना है, या फिर आपके टीचर यही अनाउंस कर दें कि आप अपनी घड़ी को 1 घंटा पीछे कर लेना, आना 8 बजे ही है लेकिन अपनी घड़ी को 1 घंटा पीछे कर लो आज से, तो ऑटोमेटिकली फिर भी आप 9 बजे आ रहे हो ना। तो कॉन्सेप्ट सेम है, हम डे लाइट का ज़्यादा यूज करना चाह रहे थे, इसलिए डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। It was first suggested by whom? Benjamin Franklin in 1784. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार इसको सजेस्ट किया था 1784 में कि हमें डे लाइट कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, ठीक है। द कंट्रीज नियर द इक्वेटर दे डज नॉट फॉलो द डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि कंट्रीज नियर इक्वेटर, आपको भी पता है कि वहाँ पे तो सीजन आते ही नहीं है, वहाँ पे तो ऐसा विंटर और समर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है। अब होता नहीं है तो फिर क्या डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट, वो तो वहाँ होगा जहाँ पे आपका हाई लैटिट्यूड पे कंट्रीज होंगे, जहाँ पे विंटर और समर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट का? पहला तो अचीव एनर्जी एफिशिएंसी। आपको भी पता है सनलाइट होगी तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, अगर सनलाइट नहीं हुई तो एफिशिएंसी थोड़ी सी कम रहेगी, तो एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। दूसरा, डे लाइट सेविंग इज दस एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट। भाई ऑब्वियसली जो एनर्जी हम डेवलप कर रहे हैं उससे एनवायरमेंट को नुकसान होता है, उसको भी हम बचा पाएंगे। टू एंश्योर दैट द क्लॉक शो अ लेटर सनराइज और लेटर सनसेट। क्लॉक क्या करेगा, आपका डिस्टर्बेंस ना हो, टाइम चेंज ना हो, बस आपका क्या हो, क्लॉक यही शो करे कि उसी टाइम पे आप चल रहे हो, सनसेट और सनराइज लेटर ऑन होगा। कंप्लीशन ऑफ द रूटीन वर्क एन आर अर्लियर, ठीक है। अब क्या होगा, आपका रूटीन वर्क गर्मी के टाइम पे थोड़ा सा जल्दी पूरा हो जाए, सर्दी के टाइम पे थोड़ा सा लेट पूरा हो जाएगा। डीएसटी मीन टू सेव एनर्जी, ऑब्वियसली हम एनर्जी को सेव करना चाहते हैं, ये कुछ पर्पज हैं डीएसटी के, ठीक है। अब देखो डीएसटी का कॉन्सेप्ट क्यों आता है और ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे हमारे पास एस्टैब्लिश करती हैं टाइम जोन्स को। देखिए लॉन्गिट्यूड हमारे टाइम जोन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम जोन होता है, ठीक है, और इसलिए हर एक टाइम जोन का अपना एक स्पेसिफिक टाइम होगा और उसी के हिसाब से वो टाइम चेंज करते हैं। जब सबसे पहले मैं रोल बताता हूँ लैटिट्यूड का। जब लैटिट्यूड की बात आती है तो आपको पता है इक्वेटर से दूर जाएंगे तो सन का इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है,
लेकिन इक्वेटर के पास में इंसोलेशन चेंज नहीं होता, इसलिए डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट उनके लिए जो इक्वेटर से दूर है, जो पास है उनके लिए नहीं है। अब आता टाइम जोन की बात, तो आपको पता होना चाहिए एक 360 डिग्री का रोटेशन अगर मैं देखता हूं अर्थ का, तो कितनी देर में पूरा होता है वो? 24 आवर्स में। 24 आवर्स को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं, क्या मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल। तो अगर मैं कट करूंगा तो मुझे पता लगेगा 6 1 जा 4, दैट इज 1 डिग्री अगर मैं मूव करता हूं तो मैं 4 मिनट तक मूव कर चुका होता हूं। ठीक है, इसलिए हर एक नेशन की अपनी एक लॉन्गिट्यूड होगी जिसको वो सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल भी हो सकती हैं। अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन किसी नेशन का ज़्यादा है, जैसे कि रशिया का ज़्यादा है, तो उनकी मल्टीपल हमारे पास टाइम जोन्स भी हैं। इंडिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया का टाइम जोन क्या है? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हम अपना टाइम जोन मानते हैं। अब आपको पता है कि 82.5 डिग्री 1 डिग्री इज 4 मिनट, तो हमारे कितने मिनट हुए? आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 330 मिनट्स। 60 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 आवर 30 मिनट आ गया मेरे पास। ये 5 आवर 30 मिनट्स का मतलब है कि हमारा टाइम जोन जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन है, वहाँ से 5 आवर 30 मिनट अहेड है। इसलिए हम जब भी टाइम को सेलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? 5:30 के जोन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बस इसी हिसाब से हर एक नेशन अपना एक टाइम जोन रखता है और उसी को क्या करते हैं? वो ज़्यादा या आगे या पीछे कर सकते हैं। कब? जब वो डे लाइट सेविंग करना चाहते हैं। इंडिया में भी बात हुई थी कि इस कॉन्सेप्ट को लाना चाहिए, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। आपको पता होना चाहिए कि 2019 के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक की डिस्कवरी की वजह से ही नोबेल प्राइज बायोलॉजी में दिया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज हर साल अनाउंस होते हैं। बायोलॉजी में नोबेल प्राइज आपका किसके लिए दिया गया था? बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए दिया गया था। ये क्या होती है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है हम अपने हिसाब से, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम से भी एक क्लॉक डेवलप करते हैं। जैसे अगर आप हर रोज 4 बजे उठते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आंख खुल जाएंगी 4 बजे। ये क्या हुआ? ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक हुई। अगर आपके शेड्यूल को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके अंदर हो सकता है डिसऑर्डर, आपके जो जीन्स हैं उसमें डिसऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी जो रूटीन लाइफ है वो डिसऑर्डर में चली जाएगी। तो इसलिए वो डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डे लाइट सेविंग कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा, आज का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, देखिए इतना ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट स्पेस की होती है कि अब हमें डे लाइट सेविंग का हम ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर भी नहीं पाते। दूसरी चीज़, अगर हम डे लाइट में जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं मतलब काफ़ी सारे रिसर्च ऐसे हुए हैं कि लाइट की बजाय आज हमारे पास एनर्जी कंजप्शन एसी के अंदर ज़्यादा यूज होता है, एयर कंडीशन के अंदर ज़्यादा यूज होता है। और अगर मैं डे लाइट में काम करूंगा तो मुझे पता है कि एसी की रिक्वायरमेंट मुझे ज़्यादा पड़ेगी, और अगर ज़्यादा पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट वहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसलिए दूसरा, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, अब आप एग्रीकल्चर में भी अगर शिफ्टिंग कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर तो ये चाहता है ना कि लेबर की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो। वो कब हो सकती है? जब आपका एरिया कूल हो इंस्टेड की वार्म हो। वार्म होगा तो लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग जो है काफ़ी जगह बदल जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोटेबल हम नहीं कह सकते इसको। एटलीस्ट आज की मॉडर्न नीड के हिसाब से डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी जिसमें हमने कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। लेटर ऑन सेकंड पार्ट में कल डिस्कस करूंगा जिसमें कुछ और करंट अफेयर आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड लेके आऊंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।